रॉकेट के अंदर डाल देता है और अब उसके घर की लाइट चली जाती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि धीरे धीरे पूरी अर्थ की लाइट जा चुकी है, यानी कि पूरी अर्थ पर अंधेरा हो चुका है। यहाँ तक कि सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही होती है वो भी अपने आप ही बंद हो जाती है, साथ ही प्लेन भी क्रैश हो जाते हैं। ऐसा धरती पर पहली बार हुआ है और अब इस घटना को पूरे 15 साल बीत जाते हैं। 15 साल बाद धरती पर दिखाया जाता है कि लोगों के रहने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। पिछले 15 सालों से एक बार भी धरती पर लाइट नहीं आई, जिस वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यानी कि अब इंसानों को अपने काम अपने हाथों से ही करने पड़ते हैं। साथ ही अमेरिका अब 6 हिस्सों में बढ़ चुका है। बेन को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ एक सेफ जगह पर चला गया होता है और कुछ वक्त पहले उसकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी है, इसलिए वो अब एक दूसरी लड़की को डेट कर रहा होता है। साथ ही उसका बेटा और बेटी भी बड़े हो चुके हैं। बेन के बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यूएस के 6 टुकड़े हो चुके हैं और जिस टुकड़े में रहते हैं वहाँ का जो लीडर होता है वो अपनी आर्मी के साथ यहाँ पर आता है। इस लीडर का नाम टॉम है और वो बेन से कहता है कि तुम्हें टैक्स के रूप में अपनी फसलों को देना होगा। बेन जानता है कि फसलों के रूप में जो टैक्स इनसे लिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। साथ ही उसे आभास हो जाता है कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। इसीलिए कहानी की शुरुआत में जो उसने पेन ड्राइव को लॉकेट के अंदर डाला था वो लॉकेट वो अपने दोस्त को देता है और कहता है कि किसी भी कीमत पर इस लॉकेट को किसी दूसरे इंसान के हाथ मत लगने देना। यहाँ पर जो टॉम होता है जो इस पूरी मिलिट्री का कैप्टन है वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बेन उसके साथ जा ही रहा होता है कि तभी उसका बेटा वहाँ पर क्रॉसबो लेकर आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे डैड को नहीं ले जा सकते। हालांकि बेन अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है पर तब तक वो एक आदमी को क्रॉसबो से मार देता है, जिसके बाद आपस में इनकी लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में टॉम के लोग कई लोगों को मार देते हैं। साथ ही वो बेन के बेटे को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब बेन भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और जब उसकी बेटी उसके पास आती है वो देखती है कि उसके पिता आखिरी सांसें ले रहे हैं। बेन अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारे अंकल यानी कि मेरे भाई शिकागो में रहते हैं और वही हमारी आखिरी उम्मीद है, वही तुम्हारे भाई को वापस ला सकते हैं क्योंकि तुम्हारे भाई को मिलिथिया के यानी कि टॉम और उसके लोग अपने साथ बंदी बनाकर ले गए हैं। इसके बाद बेन की मृत्यु हो जाती है और अब बेन की बेटी अकेले शिकागो की तरफ निकलने का फैसला करती है, लेकिन उसके 2 साथी जिनका नाम मैगी और आरोन होता है वो भी उसके साथ आ जाते हैं और अभी तीनों के तीनों पूरा दिन सफर करने के बाद एक जगह पर रात गुजारते हैं। और अगली सुबह बेन की बेटी जिसका नाम चार्ली है जब वो उठती है तो पानी लेने के लिए जाती है और नदी के किनारे उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम नेट है। अब क्योंकि लोग एक दूसरे से डरते हैं इसीलिए नेट को देखकर डर जाती है, पर नेट उसे कुछ भी नहीं कहता और अब वो अपने दोनों साथियों के साथ यहाँ से भी आगे बढ़ती है। बहुत लंबा सफर करने के बाद इन्हें एक टूटा फूटा प्लेन दिखता है। ये तय करते हैं कि आज रात ये इसी प्लेन के अंदर गुजारेंगे, लेकिन जब ये प्लेन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर 3 लुटेरे होते हैं जो इन्हें पकड़ लेते हैं और इसके बाद एक लुटेरा चार्ली को अपने साथ ले जाता है, जबकि चार्ली के दोनों दोस्त अब भी दूसरे लुटेरों के पास होते हैं पर बड़ी चालाकी से उन दोनों का खात्मा कर देते हैं। वहीं बाहर उस लुटेरे को दिखाया जाता है जिसके पास चार्ली है, लेकिन इससे पहले कि वो चार्ली को नुकसान पहुंचाता वहाँ पर नेट आकर उस लुटेरे को मार देता है, जिसके बाद नेट बताता है कि वो भी शिकागो जा रहा है और अब ये चारों के चारों अपना आगे का सफर तय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बेन की बेटी डैनी को दिखाया जाता है जिसे टॉम और उसके साथी अपने साथ बंदी बनाकर ले गए थे। जब सब के सब सो रहे होते हैं तो बड़ी चालाकी से डैनी अपनी हथकड़ियां खोलकर वहां से भाग जाता है और उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, इसीलिए भागने की वजह से उसे अस्थमा अटैक आता है, जिस वजह से वो घर के आगे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसके सामने एक लेडी है जो अपना नाम उसे ग्रेस बताती है, उसके पास गन होती है और वो डैनी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डैनी बताता है कि कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा था लेकिन अस्थमा अटैक की वजह से मैं बेहोश हो गया। ये सुनने के बाद वो लेडी यानी कि ग्रेस उसे एक अस्थमा का पंप देती है और बताती है कि ये मेरे बेटे का था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं चार्ली को दिखाया जाता है जो अपने तीनों साथियों के साथ शिकागो के एक बार में जाती है। दरअसल उसके पिता ने उसे ये एड्रेस बताया था। यहाँ पर जो बार टेंडर होता है वो उससे माइल्स के बारे में पूछती है। वो कहता है मैं किसी माइल्स को नहीं जानता, पर जब वो अपने पिता का नाम उसे बताती है तो कहता है कि मैं ही माइल्स हूँ और अब वो उसे एक सेपरेट कमरे में ले जाता है जहाँ पर चार्ली अपने अंकल माइल्स से पूछती है कि वो लोग हमारे परिवार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। माइल्स बताता है कि आज से 15 साल पहले जो ब्लैकआउट हुआ था जिसके बाद कभी बिजली नहीं आई, हो ना हो तुम्हारे पिता बेन उसके बारे में कुछ न कुछ जानते थे और मोनरो रिपब्लिक का जो बॉस है वो एक डिक्टेटर हुआ करता था जो आज से 15 साल पहले पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता था, जिसके लिए उसे दुनिया के हर एक प्लेन हर एक न्यूक्लियर बॉम्ब पर अपना कब्जा चाहिए था और शायद हो सकता है कि उसी की वजह से ब्लैकआउट हुआ और तुम्हारे पिता कुछ न कुछ जानते थे, इसीलिए वो तुम्हारे पिता और तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। चार्ली चाहती है कि उसके अंकल माइल्स उसका साथ दे लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं। चार्ली गुस्से में यहाँ से जाने लगती है, तभी उसका साथी नेट उसके अंकल से लड़ने के लिए जाता है, पर नेट उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ में एक टैटू दिखाता है जो उसी ग्रुप यानी कि मोनरो ग्रुप का होता है, यानी कि वो भी मोनरो ग्रुप का हिस्सा है। दरअसल नेट का पूरा सच सामने आ चुका है, जानबूझकर इनके ग्रुप में शामिल हुआ था ताकि वो माइल्स की लोकेशन का पता लगा सके। मोनरो ग्रुप किसी भी कीमत पर माइल्स को हासिल करना चाहता है और अब जब नेट की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है तो सबको वो अपने एरो के पॉइंट पर लेकर वहां से निकल जाता है। अब सब चाहते हैं कि माइल्स यहाँ से चला जाए, लेकिन माइल्स यहाँ से जाने से मना करता है और कहता है कि वो मोनरो ग्रुप का अकेले सामना कर सकता है। चार्ली और उसके साथी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन माइल्स नहीं चाहता कि उसका कोई भी साथ दे, इसीलिए सबको गुस्से से यहाँ से जाने के लिए कहता है। सबके सब चले जाते हैं और अब नेट मोनरो ग्रुप के बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है, लेकिन माइल्स उन सबका सामना करता है, बहुत सारे लोगों को मार देता है। चार्ली भी अपने दोनों साथियों के साथ यहाँ पर अपने अंकल माइल्स की मदद करने के लिए पहुंच जाती है और वो मोनरो ग्रुप के ऊपर हमला कर देती है। पर एक पल ऐसा आता है कि मोनरो ग्रुप का एक आदमी
आदमी चार्ली को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर नेता आकर अपने साथी को मार देता है। माइल्स इनके कैप्टन को मार देता है, जिससे लड़ाई खत्म हो जाती है और अब माइल्स तय करता है कि वो चार्ली के साथ उसके भाई को यानी कि डैनी को ढूंढने के लिए जाएगा। वहीं उस घर में जिस घर में डैनी छुपा हुआ है, मोंडो ग्रुप का कैप्टन टॉम अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। वो ग्रेस से पूछता है कि डैनी कहाँ है। हालांकि ग्रेस बताना नहीं चाहती, लेकिन जब वो उसे जान से मारने की धमकी देता है तो उसे रास्ते से हटना पड़ता है। जिसके बाद टॉम अपने साथियों के साथ ऊपर जाकर डैनी को एक बार फिर से बंदी बनाकर ले जाता है। और अब इन सब के जाने के बाद ग्रेस बेसमेंट में जाती है। उसके पास एक लॉकेट होता है जिसका बटन दबाते यहाँ पर लाइट जल जाती है। ये लॉकेट हुबहू उसी लॉकेट की तरह होता है जो चार्ली के पिता बेन ने अपने दोस्त को दिया था, जो कि इस वक्त चार्ली के साथ है। और अब इस लॉकेट को वो अपने कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करके किसी से चैट करती है। जिससे वो चैट कर रही होती है, उसे खुशी होती है कि टॉम और उसके लोगों को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वहीं में माइल्स को दिखाया जाता है जो चार्ली और दोनों साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। दरअसल वो अपनी साथी नोरा को ढूंढ रहा है, जो कि विस्फोटक बनाने में बहुत माहिर है। और उसे पता चलता है कि उसे भी टॉम के ग्रुप ने यानी कि मिलिथिया ने बंदी बनाकर अपने पास रखा हुआ है। और अब माइल्स किसी भी कीमत पर नोरा को, जो कि उसकी दोस्त है, उसे आजाद करवाना चाहता है। चार्ली और उसके दोनों साथियों को कहता है कि मैं 2 हफ्तों के बाद तुम्हें इंडियाना में मिलूंगा, तब तक हमारे रास्ते अलग होते हैं। और वो यहाँ से निकल जाता है। पर जब सुबह चार्ली के दोनों साथियों की आंख खुलती है तो देखते हैं कि चार्ली भी जा चुकी है, यानी कि वो भी अपने अंकल माइल्स के पीछे उनकी मदद करने के लिए निकल चुकी है। चार्ली का साथी आरोन, जो दरअसल उसके पिता बेन का दोस्त था, जिसे बेन ने यानी कि चार्ली के पिता ने वो लॉकेट दिया था जिसमें पेन ड्राइव है, वो अपनी साथी मैगी को बताता है कि बेन ने जब मुझे लॉकेट दिया था तो उसने कहा था कि ये लॉकेट मुझे एक लेडी के पास लेकर जाना है जिसका नाम ग्रेस है। आरोन कहता है कि हो ना हो ग्रेस के पास पहुंचने के बाद हमें पता लग सकता है कि अर्थ पर इलेक्ट्रिसिटी वापस कैसे आएगी, इसीलिए ग्रेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं हमें मिलिथिया के अड्डे पर दिखाया जाता है जहां पर मोरोन होता है, जो कि इन सब का लीडर है। वो एक लेडी के पास जाता है और ये लेडी और कोई नहीं बल्कि चार्ली और डैनी की मॉम है, यानी बेन की पत्नी। मोंडो से बताता है कि बेन की मृत्यु हो चुकी है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। दरअसल बेन को ये लगता था कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो अब भी जिंदा है। वहीं चार्ली को दिखाया जाता है जो अपने अंकल का यानी कि माइल्स का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। हालांकि माइल्स उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन वो कहती है कि मेरे भाई को अस्थमा का अटैक आता है, उसे मेरी जरूरत है। माइल्स उसे अपने साथ आगे लेकर जाता है, जहां पर ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक हेलीकॉप्टर को खींच रहे होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि मिलिथिया ग्रुप के लोगों को यानी कि मोंडो, जो कि उनका लीडर है, उसे अब भी यकीन है कि इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी और उस दिन के लिए वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को, हथियारों को इकट्ठा कर रहा है। माइल्स यहाँ पर देखता है कि नोरा भी इन्हीं में से एक है जिसे वो छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी होती है, गार्ड्स के पास बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं। इसीलिए रात को जब सबके सब सो रहे होते हैं तो वो अपनी नीज चार्ली के साथ प्लान बनाता है। चार्ली गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर दी है और माइल्स बड़ी चालाकी से नोरा को छुड़ा कर ले जाता है, लेकिन इस बात से नोरा खुश नहीं होती। दरअसल जानबूझकर वो बंदी बनी थी, उसे तो उन गार्ड्स की गन चाहिए थी जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये वो वक्त होता है जब आम इंसान गन्स नहीं रख सकते। माइल्स नोरा से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर डैनी को बचाना चाहता हूँ, जो कि मेरे भाई का बेटा है, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। नोरा कहती मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन गार्ड्स के पास जो गन चाहिए वो तुम्हें उनसे लेकर मुझे देनी होगी। माइल्स उसकी ये शर्त मान जाता है और इसके बाद नोरा बहुत ही छोटे हथियार बनाती है जिससे गोली चल सकती है, गार्ड्स को मारा जा सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि दूर से इससे निशाना नहीं लगाया जा सकता, यानी कि इसकी रेंज नहीं है, पास जाकर ही गार्ड को मारना होगा। इसीलिए उस छोटी गन को ये चार्ली के हाथ में बांध देते हैं और चार्ली गार्ड्स के पास जाती है और कहती है कि मैं जंगल में खो गई हूँ, और मौका देखकर वो एक गार्ड को मार देती है। और इससे पहले कि दूसरे गार्ड्स उस पर हमला करते, यहाँ पर नोरा और माइल्स गार्ड के ऊपर हमला करके सभी का खात्मा कर देते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबको आजाद करवा देते हैं और अब इनके पास वो हथियार भी है जो नोरा को चाहिए। वहीं ग्रेस को दिखाया जाता है जब वो अपने घर में बेसमेंट में कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उस आदमी के पास भी वैसे ही लॉकेट होता है जैसा कि नोरा के पास है। वहीं माइल्स और चार्ली को दिखाया जाता है जिन्हें नोरा अपने साथ एक जगह ले जाती है जहाँ पर एक पास्टर होता है। पास्टर नोरा को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो गन लेकर आई है और अब पास्टर नोरा को बताता है कि उनका एक आदमी गायब है। ये सुनकर माइल्स कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर देना चाहिए क्योंकि मोंडो के आदमी कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। सब उसकी बात मान जाते हैं, पर इससे पहले कि सब के सब यहाँ से निकलते, मोंडो का कैप्टन एडम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है जो बाहर से इन्हें घेर लेते हैं। माइल्स अपने स्नाइपर को ऊपर भेजता है क्योंकि मोंडो के कैप्टन एडम के कई लोगों को निशाना बनाता है, वो उन्हें बाहर ही रोकता है। वहीं अंदर दिखाया जाता है कि सब के सब दीवार से सुरंग बनाकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। ऊपर की दीवार ढह जाती है जिससे इनका प्लान फेल हो जाता है, साथ ही ऊपर जो उनका स्नाइपर होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। कैप्टन एडम अपने आदमियों के साथ अंदर आ जाता है, लेकिन माइल्स बहुत अच्छा फाइटर है इसलिए बहुत सारे लोगों को मार देता है और साथ ही कैप्टन एडम को तलवार की नोक पर बंदी बनाकर दूसरे कमरे में ले जाता है। यहाँ पर कैप्टन एडम माइल्स को पहले से जानता है क्योंकि आज से 15 साल पहले जब पहली बार ब्लैकआउट हुआ था तो माइल्स अपने भाई को ढूंढने के लिए शिकागो आया था। उस वक्त माइल्स के साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था और वो और कोई नहीं बल्कि मोंडो है जो कि मिलिथिया ग्रुप का लीडर है। और जब ये दोनों के दोनों बेन को ढूंढ रहे थे तभी इन्होंने देखा था कि 2 लोग एक आदमी को मार रहे हैं। इसके बाद माइल्स ने उस आदमी को बचाया था और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन एडम था। इसी होती है चार्ली यहाँ पर कैप्टन एडम से पूछती है कि तुम माइल्स को पहले से कैसे जानते हो। बताता है कि मोंडो का सबसे खास आदमी कभी माइल्स ही हुआ करता था, उसी ने उसके सभी लोगों को ट्रेनिंग दी है और अब किसी भी कीमत पर मोंडो उसे वापस हासिल करना चाहता है। माइल्स कैप्टन एडम के साथ एक डील करता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पर जितने भी मेरे लोग हैं उन सबको छोड़
छोड़ दोगे, इसके बदले मैं तुम्हारे साथ मोनरो के पास चलने के लिए तैयार हूँ। कैप्टन एडम उसकी ये डील मान जाता है और अब कैप्टन एडम अपने सभी साथियों के साथ माइल्स को यहाँ से मोनरो के पास ले जा रहा होता है। पर जब ये रास्ते में होते हैं तभी चार्ली और नोरा इनके ऊपर हमला करके माइल्स को छुड़ा लेते हैं, साथ ही वो ब्रिज को भी ब्लास्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मैगी और आरून को दिखाया जाता है जो अब ग्रेस के घर पहुंच चुके हैं, पर ग्रेस इस घर को छोड़कर जा चुकी है। आरून का दावा होता है कि पहले वो गूगल में काम किया करता था, इसीलिए उसे कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पता है। और अब ये नीचे बेसमेंट में जाते हैं, यहाँ पर इन्हें कंप्यूटर के पार्ट्स मिलते हैं जिनसे इन्हें पता चलता है कि इस कंप्यूटर को अभी कुछ ही वक्त पहले बनाया गया था, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी। और इसके बाद आरून यहाँ पर सर्च करना शुरू करता है, पर कई घंटों के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जब वो ऊपर आता है तो उसका वो लॉकेट जो कि उसे बेन ने दिया था वो अपने आप ही चमकना शुरू हो जाता है, यानी कि उसमें लाइट जल जाती है। साथ ही हेडफोन में गाना बजना शुरू हो जाता है, यानी कि इस घर में कुछ ऐसा है जो लॉकेट से कनेक्ट होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। यहाँ मैगी के पास जो उसका पुराना आईफोन होता है वो भी आज कई सालों के बाद अपने आप ही ऑन हो जाता है और वो अपने दोनों बच्चों की फोटो कई सालों के बाद देखती है। और इसी के साथ ही वेब सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।